वेलकम टू ऑल इन जे एन राइजिंग स्टार्स। एज यू सी ऑन द स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि दिस वन इज़ द पार्ट टू। दिस वन इज़ द ये वीडियो जो रहेगा ये पार्ट टू वीडियो रहेगा, क्योंकि पार्ट वन में पहले मैं अब बता चुका हूँ। सो गाइज आप लोग यहाँ पर एक बेहतर ढंग से आई होप कि आपने पढ़ा होगा और समझा होगा कि मैंने कैसे फर्स्ट पार्ट को चैप्टर 3 जो कि आप स्क्रीन पर पा रहे हैं कि जे एन राइजिंग स्टार्स इज़ द नेम ऑफ दिस चैनल एंड क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस क्वेश्चन टाइप एमसीक्यूज एंड जो चैप्टर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ये पार्ट 2 है। इसका मतलब मैंने 10 एमसीक्यूज मैंने फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया था। प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने से पहले उसको ज़रूर देखें, आप तभी एक बेहतर ढंग से इस चैप्टर को एक अच्छा सा समझ पा रहे होंगे। ये सिर्फ मैं एमसीक्यूज में नहीं करा रहा हूँ, साथ में इस चैप्टर का एक बेहतर ढंग से मैंने आपको एनालिसिस में करवा रहा हूँ, एक बेहतर ढंग से मैं आपको रिवीजन भी करवा रहा हूँ। द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने की आपके बोर्ड में है उसी को मैंने मद्देनजर रखते हुए मैंने इस वीडियो को मैंने तैयार किया है। टारगेट जो रहेगा वो हमारा 95% प्लस का ही रहेगा। जो मार्क्स आएगा आपका 38 या 39 आउट ऑफ 40 भी आ सकता है, अगर आपने बेहतर ढंग से इस मेरे वीडियोस जितने भी अगर उसमें आपने देखा होगा तो प्लीज़ ज़रूर आप इसको देखें। एंड टर्म फर्स्ट एज यू नो दैट कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये टर्म फर्स्ट में एग्जाम में आपका आने वाला है। इन फ्यूचर अगर कोई भी बच्चा देखता है इन फ्यूचर है ना, तो भी उसके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है जो कि टर्म फर्स्ट 2020 और 22 जो कि नवंबर दिसंबर में होने वाला है। इन केस फ्यूचर में कोई बच्चा अगर देखता है इस वीडियो को तो उनके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है जो कि इस सेशन के लिए बच्चों को होने वाला है। एज यू नो दैट माई नेम इज़ नासिर हुसैन, टीचिंग एक्सपीरियंस 5 years एंड डायरेक्टर एंड ऑनर सुपर 20 राइजिंग स्टार्स दिल्ली। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि द रस्टिंग ऑफ आयरन्स कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय, कि जो आयरन का जो सड़ना होता है, गलना होता है, जिसमें आयरन जो है ना जंग लग जाता है उसमें, तो हम किस इन चारों में से कौन ऐसा चीज़ है जिसके ज़रिए से हम नहीं बचा सकते। बाकी इनमें 3 ऐसे होंगे जिसके ज़रिए से हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट मतलब बचा सकते हैं रस्ट होने से। सो क्या ऑयलिंग से ए, बी पेंटिंग से, सी एनोडाइजिंग, डी डस्टिंग। तो इसका आंसर होगा भैया आपका डी, क्योंकि डस्टिंग करने से ही आप किसी भी लोहे को जंग साफ सुथरा आप उसको मतलब बचा नहीं सकते। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट में भी इस क्वेश्चन को मैंने बताया था बेहतर ढंग से। प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिए, बार बार एक्सप्लेनेशन करने में आपका भी वक्त बर्बाद होगा इसमें, है कि नहीं। इसीलिए मैं जो मैं पहले बता चुका हूँ उसको मैं सिर्फ एज इट इज़ में लेकर चला जाता हूँ। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें कि ऑयलिंग, पेंटिंग और एनोडाइजिंग की वजह से हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन बचा सकते हैं। जैसे कि ऑयलिंग सबको पता है, पेंटिंग पता है, बट एनोडाइजिंग लेकिन ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं रहता। बोल देगा इसमें से कि किसके ज़रिए से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। 3 ऑप्शन गलत देगा और साथ में ये भी बीच में से ही दे देगा। उनको लगता है कि यार इनमें से तो एनोडाइजिंग बहुत कम बच्चों ने सुना होगा। सो गाइस बिल्कुल एनोडाइजिंग में ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है गैल्वानाइजेशन, है ना। ये गैल्वानाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील आयरन फ्रॉम रस्टिंग ऑफ कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ। कहता है गैल्वानाइजेशन जो है ना एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए से हम लोग स्टील्स और आयरन को रस्ट होने से या फिर सड़ने, गलने या फिर जंग लगाने से बचा सकते हैं। हम उनको कैसे बचा सकते हैं कि स्टील और आयरन में हम लोग एक कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग का मतलब होता है, मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास क्या आयरन रॉड है, आयरन रॉड के ऊपर मैंने एक पतला सा लेयर अगर किसी मेटल का अगर मैंने इस पर चिपका दिया है या फिर कोई भी एलिमेंट कोई चीज़ हो ऊपर से, तो ये क्या हो गया, कोटिंग हो गया ऊपर उसके जैसे कि हमारे क्या दीवार होते हैं, दीवार के ऊपर में क्या जो पेंट लगाते हैं दरअसल में वो कोटिंग होते हैं। आपने घर में सुना होगा 1 कोट हो गया है, 2 कोट हो गया है, पहनने वाला कोट नहीं। देन विद थीन लेयर, किसका थीन लेयर हम उसमें चढ़ाते हैं, क्या कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, जिंक का है या फिर बॉक्साइट का है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा आपका, देख कॉपर का तो होगा नहीं क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या लग जाता है जल्दी, वो भी लेड से ज़रूर लेकिन जंग उसमें भी लगता है। एल्युमिनियम तो भैया होगा ही नहीं, बॉक्साइट तो होगा नहीं, ये तो और का नाम है, ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ये और का नाम है। सो इसमें क्या बचा आपका, जिंक बचा। सो सी इज़ द राइट आंसर, आपका क्या जिंक है इसका। ज़रा हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, इन दिस
मेथड है, इन दिस मेथड का मतलब होता है गैल्वेनाइजेशन मेथड से हम 3 लेयर ऑफ जिंक मेटल, क्या होता है जिंक मेटल होता है ना, वहाँ पे हमने बॉक्साइट क्या क्या देखा तो और टाइप का था कुछ, तो यहाँ पे जिंक मेटल हम लोग क्या करते हैं डिपोजिट ओवर द सरफेस ऑफ द स्टील या फिर आयरन सब्जेक्ट के या फिर आयरन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं इसको डिपोजिट कर देते हैं, एक लेयर चढ़ा देते हैं, विच डज नॉट कोरोड एंड एक्सपोजर डैम्प एयर, मतलब कि हवा पानी किसी भी चीज़ों से इसको क्या नहीं कोरोड नहीं हो सकता, जंग नहीं लग सकता, एंड प्रिवेंटेड कोटेड मेटल फ्रॉम रस्टिंग, सो हम लोग मेटल्स को रस्टिंग होने से बचा सकते हैं। सो गाइज ये मैंने समझा दिया आपको गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, किसका सल्फाइड जो ओर्स है अगर कन्वर्ट किया जाए ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली, मैं मान लेता हूँ कि एक सल्फाइड है ना, इस एक कंटेनर में बहुत सारे मैंने ऑक्साइड रखा है, इसको हमें किस में तब्दील करना है ऑक्साइड में चेंज करना है। ऑक्साइड में चेंज करने के लिए हमें ये भी जो सल्फाइड है हमें बहुत सारे हीट देनी होंगे, इसमें क्या होंगे हमें बहुत सारे हीट देने होंगे, इसमें हीट जब देंगे इसमें किसके प्रेजेंस में प्लस मतलब एयर का प्रेजेंस में, इसका मतलब इसमें हमें एयर भी रखना मतलब खुले में रखना, एक कंटेनर को है ना बिल्कुल आपको ओपन रखना है, बिल्कुल क्लोज नहीं करनी है, ओपन रखना है उसको, मतलब हीट देते रहो खुद ब खुद ऑक्सीजन आ जाएगा। दिस प्रोसेस इज नॉन एज, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्या रोस्टिंग कहते हैं, क्या स्मेल्टिंग कहते हैं, है ना, क्या कैल्सिनेशन बोलते हैं या फिर रिफाइनिंग बोलते हैं। सो इसका ऑप्शन है आपका ए रोस्टिंग। क्या होता है इसका रोस्टिंग, आ रही बात समझ में रोस्टिंग। चलिए इस रोस्टिंग क्या होता है ज़रा हम इसको चलिए हाँ ये हो गया ना रोस्टिंग। अब हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। कहता है देखिए जैसे कि हमारा जो है ना ये अर्थ होता है ना, अर्थ होता है, ये हमारा कोर है कि नहीं, तो फिर हमारा एक जो आउटर ये वाला जो सरफेस रहता है ये वाला, तो जो ये वाली जो मैं बात कर रहा हूँ ये हमारा अर्थ क्रस्ट रहता है, समझे कि नहीं, ये हमारा यहाँ पे क्या होता है कोर होता है, यहाँ पे मोल्टेन लावा वगैरह सब रहता है, इसमें कहते हैं सॉलिड पार्टिकल्स इसमें रहता है। तो कहता है इस वाले क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या मैग्नीशियम पाया जाता है, क्या अल्मुनियम, ऑक्सीजन या फिर आयरन पाया जाता है। सो इसका ऑप्शन आपका जो होगा वो कौन सा होगा, बी होगा, ऑप्शन इज द बी आंसर सबसे ज़्यादा होगा। चलिए आपका तो चलिए इसमें बोला है कि फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट, मतलब कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या होता है अल्मुनियम होता है। अगर आपको बोल देगा सेकेंड मोस्ट है ना, अर्थ क्रस्ट में सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा होता है, वो आपका आयरन होता है ना, लेकिन इस ऑप्शन का आंसर बी है सबसे ज़्यादा। सेकेंड में जो ना आपका कौन सा आता है आयरन आता है, इस बात को लिख लीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं एक बच्चों का अलग अलग स्कूल के हैं, उसको तो पीटी में पूछ लिया गया था कि सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। मैंने बता दिया था क्योंकि इससे जुड़ी हुई बात जो होती मैंने बता दिया, तो बच्चे ने सही किया। बाकी को किसी को ज़्यादा पता ही नहीं रहता इसमें कि यार सेकंड मोस्ट भी रहता है, इसमें सबसे पहले बताया जा रहा है सिर्फ सेकंड मोस्ट याद रखना आयरन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज है ना, अलाउज है कंटेन अ नॉन मेटल एज ऑन वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कहता है इसमें से कौन सा अलाउज है जिसमें कि नॉन मेटल्स को क्या होता है वन ऑफ इट्स जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें एक जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट है या फिर एक पार्टी का जो है आपका नॉन मेटल है, क्या वो स्टील है, ब्रास है, अमेलगम है या फिर ब्रॉन्ज है। सो इसका जो ऑप्शन आपका रहेगा वो रहेगा ए स्टील। यहाँ पे क्या है ए स्टील ही रहेगा एक ऐसा नॉन मेटल, जबकि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है किसमें एक अलॉय में स्टील सबसे ज़्यादा क्या होता है एक हिसाब से उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन मेटल्स एंड कार्बन आर नॉन मेटल। इसका मतलब ये हो गया, सही बात है जी। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, आपने घड़ी पहना होगा तो घड़ी के पीछे जो आपका मेटल के वाइट कलर के या फिर ब्लैक कलर में, ज़्यादातर ये वाइट कलर में रहता है, आपका वॉच का बैक कलर में जो भी लिखा रहेगा ना एक मेटल का वाइट टाइप का बना रहेगा, जबकि आपके हाथों से टच हमेशा होता रहता है। वो क्या होता है जल्दी उसमें ख़राब नहीं होता है, किसी तरह से वो जंग नहीं लगता है, वो ख़राब सड़ने गिरने नहीं लगता, उसमें कोई भी निशान दाग वगैरह नहीं लगता। इसका वजह है क्योंकि वो स्टेनलेस स्टील है, वो किसी भी साथ आपके पसीने के साथ हो या फिर हवा के साथ पानी के साथ जल्दी वो रिएक्शन नहीं करता है। वो क्या है
अलॉय है, इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आपको स्टेनलेस स्टील। इवन कि आपके जो खाने पीने के जो बर्तन होंगे, प्लेट वगैरह, वो भी स्टेनलेस स्टील के होते हैं। कुकर हो गया या फिर आपके भगोने वगैरह हो गए ना, ये सब के सब किसके बने होते हैं? स्टेनलेस स्टील के होते हैं। सो गाइज अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है ये सॉरी। तो ये क्या होता है, जल्दी रिएक्टेंट नहीं करता। ये रिएक्शन जो है ना एयर के साथ हो गया, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, पानी है, हीट है, वो उसके साथ ये जल्दी क्या नहीं करते हैं? रिएक्शन नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चले बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। चलिए जी, है ना, बहुत अच्छा है। इनमें से कौन सा जो है आयोनिक कंपाउंड नहीं है? इस कौन सा है जिससे आयोनिक कंपाउंड नहीं है? सोडियम क्लोराइड ए, बी हाइड्रोजन क्लोराइड, सी कार्बन क्लोराइड, डी सोडियम क्लोराइड। इनमें कौन सा आपका आयोनिक कंपाउंड नहीं है? अगर आपको इनमें से चारों में से अगर आपको जो पता चला कि आयोनिक कंपाउंड है तो वो तो आपको पता चल जाएगा, और जो नहीं है उसको हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पर आपका जो है ये सोडियम क्लोराइड, ये है आपका आयोनिक कंपाउंड है, आयन को एक्सचेंज करता है ये। अरे बस समझ में। हाइड्रोजन आपका जो है HCl ये नहीं करेगा, और सी ये भी आपका नहीं करेगा Cl4, लेकिन सोडियम क्लोराइड अपना आयंस का एक्सचेंज बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल्स है किसका? आयोनिक कंपाउंड का। सो इसका ऑप्शन कौन सा मैंने बोला? ए और डी नहीं है, सॉरी मतलब है ए और डी है, तो कौन सा नहीं भैया? बी और सी, बी सी, हाँ आपका बी इज़ द राइट आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है आपका? बी है। अब हम लोग आगे की तरफ देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि एक अल्मुनियम स्ट्रिप है ना, स्केप्ड इमर्स्ड इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। कहता है कि अल्मुनियम स्ट्रिप का क्या होता है? अल्मुनियम का एक रॉड समझ लो, है ना। अल्मुनियम का एक रॉड जब हम लोग किसमें? फेरस सल्फाइड सॉल्यूशन में हम डिप कर देते हैं इसको, है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि एक कोई ओपन चीज़ है, मैंने इसमें क्या है? फेरस सल्फाइड सॉल्यूशन मैंने रखा है, इसमें अल्मुनियम का पुट कर दिया है, टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, है ना। एक टेस्ट ट्यूब है ये वाला, हालांकि कंटेनर ज़्यादा छोटा हो गया ना, अब टेस्ट ट्यूब दिख रहा है ना, आपने डाल दिया। द चेंज ऑब्जर्व इसमें हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है ऐसे सॉल्यूशन में, ऐसे रिएक्शन समझ क्या? ग्रीन सॉल्यूशन स्लोली टर्न्स ब्राउन। क्या जो आपका जो ये सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि फेरस सल्फेट सॉल्यूशन किस कलर का होता है। अगर वो पता चलेगा तो जाहिर सी बात है इसमें क्या कलर में तो चेंज होना है। पहला बात देखो, ग्रीन सॉल्यूशन स्लोली टर्न्स ब्राउन। बी लोअर एंड ऑफ टेस्ट ट्यूब बिकम स्लाइटली वार्म। बी सी अ कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज ऑब्जर्व्ड। इसमें एक कलरलेस गैस होगा, जो गैस तो निकलेगी ज़रूर बट हमें दिखाई तो नहीं देगी, बट हमें महसूस होगा। और जो उसका स्मेल है, उसकी जो सूंघने में जो लगेगा हमें, बर्निंग ऑफ सल्फर, जो कि ऐसा हमें सूंघने में लगेगा, महसूस होगा जैसे कि सल्फर जल रहा हो। देन डी लाइट ग्रीन सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्लू। जो लाइट ग्रीन सॉल्यूशन होगा, मतलब ये सॉल्यूशन का मतलब जो भी यहाँ पर था पहले से ही, जो कि यहाँ पर इसका फेरस सल्फेट सॉल्यूशन जो है ना, लाइट ग्रीन सॉल्यूशन से किसमें चेंज टू ब्लू में क्या चेंज हो जाएगा। सो इसका ऑप्शन जो है बवा, इसका है आपका ए। इसका ए, ये क्या हो जाएगा? ग्रीन सॉल्यूशन स्लो टर्न्स ब्राउन। सो याद रखिएगा फेरस सल्फर सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है, याद रखिएगा। ना ही तो आपका लाइट ग्रीन होता है, बिल्कुल एक ग्रीन होता है ना। अब जब ग्रीन कलर उसको होता है तो वो स्लो डाउन किस में हो जाएगा? ब्राउन कलर में अपने आप चेंज होता चला जाएगा। अरे ना बात समझ में। आप ग्रीन कलर का कुछ भी ले लो अपने घर पे, है ना, लिक्विड टाइप में कुछ भी ले लो, आप ग्रीन कलर ही ले लो। जब ग्रीन कलर को जब आप उसमें कुछ मिक्सचर अलग अलग चीज़ें मिलाओगे, जैसे कि मतलब थोड़े से उसमें धूल मिट्टी, अगर उस कलर में थोड़ा सा मिलाओगे ना, अपने आप में किस में हो जाएगा? ब्राउन में धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्यों हो गया समझ लेना, क्योंकि फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? ग्रीन में होता है, लेकिन वो जब उसको डालोगे ना, क्योंकि ये जो आयरन स्ट्रिप है वो तो अपना कलर थोड़ा बहुत छोड़ेगा ना, जब छोड़ेगा तो अपने आप ब्राउन में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
इन जनरल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ मेटल एटम्स। याद रखिएगा कि जितने आपके पास मेटल एटम्स हैं, नॉन मेटल्स नहीं, जितने भी मेटल एटम्स हैं, आउटर मोस्ट शेल का मतलब KLMN, जो आपका आउटर मोस्ट शेल में जो भी आपके पास जैसे कि बनता नहीं है 2 4 2 6 ऐसे ऐसे जब बनता है, तो याद रखिएगा आउटर मोस्ट की बात बोल रहा है ना। किसकी बात कर रहा है? आउटर मोस्ट की बात कर रहा है। तो अब किस में होता है, क्या आउटर मोस्ट में हमेशा वन ही, जिसे हम कहते हैं ना कि वैलेंसी, क्यों जितने भी मेटल्स एटम होता है क्या उसका वैलेंसी हमेशा वन ही होता है क्या, या फिर 1 से 3, 1 भी हो सकता है, 2 भी एंड 3 भी, 5 to 8, ये तो होगा नहीं, ये तो ऑप्शन से ही गलत है। किसी का भी जो वैलेंसी होता है कभी 4 से ज़्यादा किसी का अब तक नहीं हुआ, सिर्फ कार्बन का ही है जिसका वैलेंसी की बात कर रहा है ना, आउटर मोस्ट शेल में जो होता है वो वैलेंसी की बात कर रहा है। 4 से ज़्यादा किसी का नहीं होता अब तक, 4 सिर्फ कार्बन का होता और किसी का भी 4 होता भी नहीं है। एंड 8 ये भी तो ऑप्शन से ही बाहर की बात है, क्यों किसी का वैलेंसी आप तक 8 सुना है क्या? 5 वैलेंसी किसी का सुना है क्या? नो। सो क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। याद रखिएगा आंसर इसका बी होगा, क्योंकि जितने भी मेटल एटम्स है तो उसका वैलेंसी के ना 1 से लेकर के 3 तक वेरी करता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी एंड 3। याद रखिएगा जो मैंने कहा, इसे प्लीज आप अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 9, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। कहता है उस एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ऐसा एलिमेंट जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है, और वो जो भी कंपाउंड बनता है ना, जैसे कि एक एलिमेंट है अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है और हाईली मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जो भी बनेगा यहाँ पर, जो भी बनेगा वो सब्सटेंस बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब इसको बर्न करने के लिए या इसको पिघलाने के लिए, जलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। दिस कंपाउंड इज़ आल्सो सोल्यूबल इन वाटर। ये इतना तो लगता है, लेकिन ये जो ना पानी में जो भी सब्सटेंस बनेगा वाटर में क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा, वो घुल जाएगा। दिस एलिमेंट इज़ लाइकली टू बी, उसमें से कौन सा इसमें से एलिमेंट होगा? ये एक्स के जगह पर ज़रा देखिए, कैल्शियम है, ए, बी कार्बन, सी सिलिकॉन, डी आयरन। तो इसका तो आयरन तो हो नहीं सकता फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आयरन किसके पानी में सोल्यूबल है जी। कार्बन भी नहीं हो सकता है जी, है ना। सिलिकॉन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये सॉलिड पार्टिकल है। क्या ये सॉलिड पार्टिकल है? ये सेमीकंडक्टर भी जिसे हम बोलते हैं। अरे ना बात समझ में, एक तरह से ये क्या है, मेटालॉइड भी है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये कार्बन तो हो नहीं सकता भैया। यहाँ पर आपको बोल देगा तो आपको क्या कार्बन हो नहीं सकता, बचा आपका ए। सो ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम डाल देंगे, है ना। कैल्शियम ये क्या बन जाएगा हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। आ रहे ना बात समझ में। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन इसका ये है, तो कैल्शियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव, है ना, जब भी कैल्शियम किसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, विच हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड डिजोल्व इन वाटर में कर सकता फॉर्म कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो याद रखिएगा जब भी कैल्शियम ऑक्साइड किसमें, वाटर में जब भी ये टूट जाएगा तो हमें क्या, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा, CaOH, है ना। ये हमें देखने को हमें क्या होता है, हमें मिल जाता है। इस बात को याद रखिएगा। ये क्या, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जब किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में हम लोग क्या डिजोल्व करेंगे। ये रहा, है ना, OH2 आपका रहा, अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि घर में आपने चूना का नाम सुना है। चूना जो घर पे होता है, जो खास करके वो आपका जो सॉलिड में हो, क्योंकि कई गांव में क्या होता है, गांव शहर में तो ये तो हर जगह होता है। फिश फार्मिंग जहाँ पे होती है, जब पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है किसी भी तालाब का, तो उस तालाब में क्या चूना डाला जाता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं चूना। वो वाला चूना नहीं जो हम सबको लगाते हैं ना, बोलते नहीं है कि इस दुनिया में सिर्फ पान वाला ही ऐसा है जो पूछ पूछ के सबको चूना लगाता है कि नहीं। हाँ, वही वाला चूना। लेकिन पान वाले के पास कैसा चूना होता है, वो लिक्विड में, मतलब वो थोड़ा सा पेस्ट टाइप का होता है, लेकिन सूखा वाला
होता है। ये सूखा वाला किसको भैया, इसको चूने को, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को, जब हम पानी में पहले तालाब में डालने से पहले हम पानी में क्या करते हैं, उसको भिगो लेते हैं ताकि कि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ऐसे थर्मल में आप देखोगे बहुत ज़्यादा हीट अपने आप रिलीज होने लगेगी, क्योंकि हमारे गांव में तालाब है, हमने कई बार इसको करते हुए देखा है और मैंने खुद कई बार किया भी है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी मिलाएंगे हमें हीट बहुत ज़्यादा, हमें बहुत भी उतना भी ज़्यादा नहीं लेकिन हीट निकलती है और उसके साथ में कुछ गैसेज भी निकलने लग जाती हैं विद रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी। आ रही ना बस समझ में? थर्मल एनर्जी कैसे एनर्जी निकलती है, हम एक्सटर्नल हीट नहीं देते हैं, किसी केमिकल के रिएक्शन की वजह से जो अपने आप नेचुरल तरीके से जो हीट निकलता है उसी को हम लोग थर्मल हीट बोलते हैं। आगे भागते हैं अब, है ना। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में भैया जी यहाँ पर दिया हुआ है कि एक एलॉय है जिंक और कॉपर डिजोल्व इन डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड, जो HCl जो एसिड है उस एक सॉल्यूशन है। हम जब इसको जिंक और कॉपर को जब मिलाएंगे हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, उसमें से हमें कौन सी गैस देखने को मिलेगी, H गैस, है ना, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इन दिस इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसमें इवोल्यूशन ऑफ जब गैस होगी तो क्या इसमें सिर्फ जो HCl के साथ, है ना, डाइल्यूट HCl के साथ सिर्फ जिंक ही रिएक्ट कर सकता है, या फिर सिर्फ कॉपर ही रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl के साथ, या फिर जिंक और कॉपर दोनों रिएक्शन करेगा? भैया ये तो हो नहीं सकता, दोनों रिएक्शन कैसे कर ले उसके साथ, तो फिर ब्लास्टिव वे भैया हो जाएगा। ओनली कॉपर रिएक्ट्स विद वाटर, क्या यहाँ पे जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा भैया? तो ये तो ऑप्शन में तो हो ही नहीं सकता आपका, ये ऑप्शन में तो वाटर तो है ही नहीं, ये नहीं हो सकता। अब दोनों तो भैया जी दोनों एक साथ में कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा। बच्चे हमारे पास दो, अब दो में से हमें ये देखना है कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है ना। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी है। तो अरे भैया यहाँ पे तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, किनसे भैया जी? कॉपर से। तो कौन सा होगा? जिंक ही तो रिएक्ट करेगा जल्दी, जो जितना रिएक्टिव होगा HCl के साथ वही भैया क्या हो जाएगा, जैसे कि HCl है, HCl के साथ में कौन रिएक्ट करेगा? जो इन दोनों में से जो मोस्ट रिएक्टिव होगा, जिंक है कि कॉपर है भैया? जिंक है, तो जिंक ही किसके साथ? HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तभी हमें H गैस मतलब हाइड्रोजन गैस हमें रिलीज होंगी। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एज वी नो दैट कि हमें बहुत में एक हार्ड वर्क से हमें तब मैं आपके सामने में ये रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ ये वीडियो को। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।